हाँ जी, चलिए आज हमें डिस्कस करना है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसकी हम डेरिवेशन आज डिस्कस करेंगे और इसकी स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन और स्टेटमेंट कुछ यूं है। बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि जब भी आपके पास एक लैमिनार फ्लो होता है, उस लैमिनार फ्लो में उस फ्लूइड की जो नेट एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक फ्लूइड है, ये फ्लो हो रहा है एक कंड्यूट में, जिसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी भी कर रहा है और जो उसकी हाइट है उसकी लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन की विद रेस्पेक्ट टू ए डेटम, विद रेस्पेक्ट टू ए बेस लाइन, अगर वो डिफरेंट भी है, यानी यहाँ पे ये H1 है मानिए पर्टिकुलर लाइन से और ये H2 है, लेकिन जो नेट एनर्जी इसकी यहां पे होगी वही नेट एनर्जी इसकी यहां पे होगी। दैट इज व्हाट बर्नौलीज थ्योरम सेज। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम, द नेट एनर्जी ऑफ फ्लूइड व्हाइल फ्लोइंग in a conduit remains constant. That is sum of the pressure head, that is P by rho g, plus velocity head, that is V square by 2g, plus height h, that remains constant. That remains, yani the different forms of energies that are possessed by a fluid during its flow, they remain constant. They remain constant. And those energies are quantitatively represented in the form of these terms, that is P by rho g, V square by 2g, and h, where P is pressure at any point of the fluid, rho is density of the fluid, g is acceleration due to gravity, V is velocity of the fluid at any point, and small g is acceleration due to gravity again, and h is height of that cross-sectional line or that cross-sectional center from a particular datum or baseline. That can be anything. For example, अगर इन दो के दरमियान डिस्टेंस यहाँ पे H2 माइनस H1 है, अगर मैंने बेस लाइन ये लगाई नीचे थोड़ी, तो अगेन H2 माइनस H1 जो है वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? बात रही समझ। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक चाहे आप इस पॉइंट पे P बाय रो जी निकाले प्लस V स्क्वायर बाय 2g निकाले प्लस H निकाले, या आप इस पॉइंट पे P बाय रो जी निकाले प्लस V स्क्वायर बाय 2g निकाले प्लस H निकाले, इस फ्लो में यहां पे जितनी एनर्जी होगी यानी सम होगा इन हेड्स का, वही यहां पे भी होगा। और इसको हम किस कॉन्सेप्ट से डिराइव करेंगे? मैंने आपको इससे पहले भी बोला, जब भी आप कोई डेरिवेशन करते हैं, आपको कोई भी चीज डिराइव करनी होती है, आप एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? इसमें दो चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। नंबर फर्स्ट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और नंबर सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये मुराद है कि अगर आप किसी भी कंड्यूट में देखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है वो? अब इसको भी डिराइव करने की जरूरत है कि कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब है अगर एक क्रॉस सेक्शन पे A1 है, दूसरे उस पे वेलोसिटी V1 है, तो वो बराबर होगी A2 V2। ये भाई कैसे? ये भाई, और इस इक्वेशन को जनाब मोहतरम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Equation of continuity. Equation of continuity. According to this equation, the discharge of a fluid in any conduit remains constant. That is volume flowing per unit time. Area of cross section to velocity किसके बराबर होता है? डिस्चार्ज के। किसके बराबर होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है कितना फ्लूइड बह रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट टाइम। That's volume by time. That's volume by, that volume by time will remain constant. That volume by time will remain, यानी जो डिस्चार्ज है आपके कंड्यूट में, जितना आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। अगर आप एक क्रॉस सेक्शन और दूसरे क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे, अब ये क्यों हो रहा है? इसके लिए दो चीजें हैं। नंबर फर्स्ट तो है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसका मतलब है अगर इस पाइप के जरिए मानिए यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकंड में मानिए 10 लीटर पानी घुसा, कितना घुसा, तो यहां कितना निकलेगा, एक सेकंड में यहां पे भी 10 लीटर ही निकलेगा, यहां पे भी क्यों निकलेगा, क्योंकि मास तो अंदर गायब हो नहीं सकता है, तो जितना घुस रहा है उतना ही बाहर भी निकलना चाहिए। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हमारे पास बिलखुसूस जो फ्लूइड्स होते हैं लाइक वाटर, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस कमरे में हम लोगों को बोलेंगे आ जाओ अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पे एग्जिट है, तो आप बोल सकते हो सर कमरे में अंदर तो आ रहा है कोई, लेकिन बाहर कोई नहीं निकल रहा है। ये मुमकिन है कि अगर एक पाइप है या एक कमरा है, एक साइड से आपको अंदर आने का रास्ता है और दूसरे साइड से बाहर जाने का रास्ता है, तो कमरे में लोग जब तक जमा हो रहे तब हो सकता है कि इनफ्लो है लेकिन आउटफ्लो। लेकिन जब ये पूरे ठूसे हुए हैं और कोई जगह नहीं है, तो अगर एक बंदा भी वहां से आएगा ना, एक बंदे को निकलना जरूरी है। बात है समझ। दैट्स व्हाई वी से कि जितना मास यहां पे अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर। आई बेटा बात समझ। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि इसके प्रूफ में दैट इज मास फ्लोइंग इनवर्ड्स पर यूनिट टाइम, मास फ्लोइंग इनवर्ड्स is equal to mass flowing outwards per unit time, is equal to mass flowing outwards per unit। ठीक है बेटा, बात रही कॉन्सेप्ट आया समझ। जितना पानी अंदर आ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इनकम्प्रेसिबल है, तो जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। बट हमें पता है, हमें बेटा क्या पता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम के, मास के। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं मास बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, मास में किसके बराबर कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब बेटा m1 के बदले में लिख सकता हूं रो इंटू v1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, और इसके बदले में लिख सकता हूं रो इंटू v2 दैट्स वॉल्यूम। यहां से v से मुराद यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे जो v है वो वेलोसिटी, इसीलिए हम उम्मूमन यहां पे स्मॉल v लिखते हैं और यहां पे कैपिटल v लिखते हैं। बात है रही बेटा समझ। तो रो v2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और एक और चीज आप याद रखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी रेगुलर बॉडी का, वो बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू, इन दिस केस चूंकि लेंथ वाइज होती है तो हम यहां पे लेंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सो इसका मतलब है वॉल्यूम जो बेटा मेरा होता है दैट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इसका मतलब है मैं v1 लिखूंगा a1 इंटू l1, ठीक है बेटा मेरा, और v2 लिखूंगा मैं a2 इंटू। ये जो v1 और v2 का बचा मेरा वैल्यू है वो किस में डालेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में, किस में, इसको आप लिखिए a, इसको आप लिखिए b, तो आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट। ठीक है बेटा मेरा, यहां तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं रो के बदले तो रो ही लिखना है, और रो कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है पानी, जो डेंसिटी यहां पे वही डेंसिटी, सो इसको खत्म ही कर देते यहां पे पहले ही, साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो v1 है बच्चा मेरा वॉल्यूम 1 दैट इज a1 l1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एंड दैट इज a2 l2 डिवाइड बाय। अब व्हाट इज दिस l1, ये l1 है डेल्टा t टाइम में कितना चला है पानी आगे, कितना ऑक्यूपाई इस पानी ने डिस्टेंस किया इन टाइम डेल्टा t, और l2 क्या है डेल्टा t टाइम में इसने, वही तो वेलोसिटी होती है ना, ठीक है ना। अगर आप यहां पे लीनियर मोशन लेंगे तो वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम होगी, तो आप लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दैट्स व्हाट वी कॉल एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो बिफोर गोइंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीडेड टू प्रूव वाज derivation of equation of continuity, which states that the discharge of fluid across any cross section remains constant. That if you will find the discharge at any point at different points in a conduit, it will remain same. ठीक है ना। इंशाअल्लाह मुस्तान हम दूसरे पार्ट में जो बर्नौलीज थ्योरम की डेरिवेशन करेंगे, ये कॉपी कीजिए।